ये बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर चल रहा है और ये बायोलॉजी का दूसरा वीडियो लेक्चर है, यानी पार्ट 2। पहला पार्ट यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसे जाके आप लोग अच्छे से देखिए, रिव्यू करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है, ठीक है, नहीं होता क्या है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें या यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ये कोशिका मैं प्रोकैरियोटिक का बना रहा हूँ और ये यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूँ। देखो बाबू, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या आ सकता है? जीव जंतु आ सकता है, जीव जंतु आ सकता है, पेड़ पौधे आ सकता है, पेड़ पौधा आ सकता है ना, यानी पादप आ सकता है, या जंतु आ सकता है। इसमें भी जंतु आ सकता है, जीव जंतु, और पादप आ सकता है, दोनों में। अब अंतर क्या है? अब यूकैरियोटिक में भी जीव जंतु पादप होते हैं और यूकैरियोटिक में भी जीव जंतु और पादप होते हैं, दोनों में होते हैं। अब अनुमान लगाइए कि धरती में या ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के जीव जंतु और पादप हैं। किसी का आकार बहुत छोटा है तो किसी का आकार बहुत बड़ा है। कुछ पेड़ पौधे बहुत लंबा है तो कुछ पेड़ पौधे बहुत छोटा है। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एकदम विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित है, तो कोई अविकसित है। विकसित अविकसित कहने का मतलब ये है कि कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे में सभी अंग है विकसित जो होना चाहिए, और कुछ जीव जंतु पादप में सारे अंग नहीं है भी तो अविकसित है, पता नहीं चलता है। छोटे छोटे जीव जंतु है जो अविकसित कहलाता है, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु पेड़ पौधा है जो विकसित कहलाता है। यहीं से अंतर पैदा होता है। और ये छोटे छोटे और बड़े बड़े विकसित अविकसित जीव जंतु पेड़ पौधे को दो भागों में बांट दिया गया। एक को रखा गया प्रोकैरियोटिक में और दूसरे को रखा गया यूकैरियोटिक में। जो विकसित कोशिका है, जिस जीव जंतु और पादप का कोशिका विकसित है, जो जीव जंतु बड़े साइज में है, उसको रखा गया है यूकैरियोटिक में। और जो जीव जंतु छोटा है, जिसके कोशिकाएं विकसित नहीं है, उसको रखा गया है प्रोकैरियोटिक में। बस यही अंतर हम लोग को पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव जंतु आते हैं, वो भी पढ़ेंगे। जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, PPLO हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। जो विकसित नहीं है और विकसित जीव जंतु पेड़ पौधा है, जैसे नीलहरी शैवाल क्या है, पादप के अंतर्गत आता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। पृथ्वी पे सबसे पहले नीलहरी शैवाल ही था, पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। आप लोग साइंस में पढ़िएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, नीलहरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी अधिक होती है, अभी भी और पहले भी होता था, जिसके कारण ऑक्सीजन पृथ्वी पर आया। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि पृथ्वी पे सबसे प्रथम कौन सी गैस उपस्थित थी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था, मैं बता दिया। तो प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक में जो जीव जंतु पेड़ पौधा आता है, क्या उसके कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं, लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं, राइबोसोम अगर पाया जाता है तो किस टाइप का पाया जाता है, क्या इसमें केंद्रक होता है, क्या इसमें DNA होता है, क्या इसमें शोषण होता है, तो कौन से अंग किस कोशिका के कारण इसमें शोषण की क्रिया होती है, क्या इसमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है कि नहीं, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। क्या यूकैरियोटिक में ये सारी चीज पाया जाता है कि नहीं, यही अंतर तो पढ़ना है। और यही एग्जाम में पूछता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अंतर पूछेगा। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो MCQ क्वेश्चन रहेगा कि इसमें इनमें से किस में, चार ऑप्शन में से इनमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर यहाँ ऑप्शन दे दे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से किसमें लाइसोसोम पाया जाता है, ऑप्शन रहेगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों, इनमें से कोई नहीं।
आपको पता होना चाहिए कि किस में होता है किस में नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग तो ये जान गए कि प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, छोटे जीव जंतु, छोटे पेड़ पौधा यानी अविकसित, और यूकेरियोटिक में बड़े आकार के जीव जंतु और पेड़ पौधा जो पूरी तरह से विकसित है। चलिए, अब ये चीज आप जान गए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक का तो समझ जाइएगा छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे की बात हो रही है, और जब जब हम बात करेंगे यूकेरियोटिक का तो समझ जाना कि बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे की बात हो रही है, यानी विकसित जीव जंतु पेड़ पौधे की बात हो रही है। हमने आपको पढ़ाया था पहले पार्ट में कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। हमने पढ़ाया था कि पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है बड़े क्षेत्र में, बड़े आकार में, जबकि जंतु कोशिका में छोटा। तो यहां जब हम अंतर पढ़ाएंगे तो ये नहीं समझिएगा कि अगर प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो ये नहीं समझ जाना कि यहाँ पे जंतु कोशिका पादप कोशिका की बात हो रही है। दोनों में जंतु है, इसमें भी जंतु है, यूकेरियोटिक में भी जंतु है। प्रोकैरियोटिक में भी पादप पेड़ पौधा है, यूकेरियोटिक में भी पेड़ पौधा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि जब जब प्रोकैरियोटिक की बात होगी उसमें छोटे आकार के जीव जंतु पेड़ पौधा होगा जो विकसित नहीं होगा, लेकिन जब जब बात होगा यूकेरियोटिक का तो उसमें समझ जाना कि इसमें भी जीव जंतु पेड़ पौधा है लेकिन बड़े आकार का है और विकसित है। अब कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है, अब हम अंतर दोनों में देखते हैं। अंतर तो बाद में बताऊंगा, अब हम थोड़ा इसके बारे में पीएचडी कर लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद मैं आपको अंतर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक में कुछ पीएचडी किया जाए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा जाए। तो हमने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया है कि प्रोकैरियोटिक यह एक कोशिकीय अविकसित जीव जंतु पादप होता है। अविकसित होता है, छोटे आकार का होता है, छोटे आकार का है और विकसित होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया। विषाणु का तो आकार बहुत छोटा होता है, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोन का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, माइक्रोन मीटर का। जीवाणु हो गया, आपका विषाणु हो गया। विषाणु का आकार ऐसे याद नहीं रखना है, मैंने बता दिया, सिर्फ 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद नीलहरित शैवाल हो गया। नीलहरित शैवाल जो है ये अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये समुद्र में, नदियों में पाया जाता है। ये अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। फिर माइकोप्लाज्म हो गया। माइकोप्लाज्म तो बहुत छोटा होता है, 0.01 माइक्रोमीटर के आकार का होता है, बहुत छोटा हो गया। उसके बाद हो गया क्लेमिडोमोनास जीव जंतु है। उसके बाद PPLO है। PPLO आपको कमेंट में बताना है कि PPLO का फुल फॉर्म क्या होगा। ऐसे मेरे नोट में लिखा हुआ है, बस आपको बताना है कि PPLO का आकार क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग। अब देखिए, अगर कोई पूछता है जीवाणु का आकार, इसका थोड़ा उससे बड़ा होगा, 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। जीवाणु का जो आकार होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। फिर माइकोप्लाज्म का हो जाएगा 0.01 माइक्रोमीटर, विषाणु का 0.02 माइक्रोमीटर, PPL का भी हो जाता है आपका 0.01 माइक्रोमीटर के आकार का। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये जितना भी बताए हो ये सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। कौन कौन? जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, PPLO हो गया, फिर क्लेमिडोमोनास हो गया। ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। अब आगे जो भी मैं चीज लिखा हूँ वो सारे चीज इसमें पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। जो भी बात नीचे है वो सारा बात जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्म, PPLO, क्लेमिडोमोनास और भी इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु पेड़ पौधा आता है उसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए,
कहता है यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं से छोटा होता है या छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए छोटी होती है। इसका जो आकार है वो यूकेरियोटिक से छोटा होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक का। और अविकसित होता है, एक कोशिकीय होता है। तीसरा इसमें मैंने लिखा है कि इसमें कोशिका विभाजन तेजी से होता है। अब तेजी से होने का मतलब क्या? यूकेरियोटिक के रिस्पेक्ट प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है इसमें 4 नंबर में कि इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम यानी 70S टाइप का, डीएनए पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ और क्लेमिडोमोनास जो है यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो कोशिका भित्ति होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होता है यानी सेल वॉल, वो किसका बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कोशिका भित्ति पाया जाता है यानी सेल वॉल पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, ये भी पाया जाता है और इसको घेरे रहता है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, लेकिन बाहरी पार्ट होता है कोशिका भित्ति और उसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में जो जीवाणु है, जीवाणु का जो बाहरी आवरण होता है वो 3 आवरण से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्लाइकोजेन करके कुछ नाम है, मैं आगे बता दूंगा जीवाणु जब पढ़ाऊंगा तो। और उसके अंदर होता है कोशिका भित्ति और उसके नीचे होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कभी कभी पूछता है। इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है यानी साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है लेकिन 70S टाइप का। और ये 70S टाइप को ही 2 भागों में बांट दिया जाता है, 50S और 30S। आप कहोगे सर कि जब 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाता है, आप 70 लिखें। बाबू ये S जो है इसका यूनिट है। जब इसको पानी लिक्विड में डाला जाता है तो वो नीचे किस रूप में कितने तेजी से बढ़ता है वो इसका यूनिट है। उसी के माध्यम से इसको बांट दिया गया है कि 70S होता है और इसमें 50S थोड़ा बड़ा होता है और उसका 30S छोटा होता है। 70S जो है थोड़ा तेजी से और 30S जो है थोड़ा कम तेजी से नीचे बैठता है। ठीक है, तो 70S टाइप का होता है। ये दोनों को मिलाना नहीं है, बस ये 70S है और 70S 2 भागों में बटा रहता है, 50 और 30 में पाया जाता है। डीएनए भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन हाँ एकल गुणसूत्र वाला। इसमें जो डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो पाया जाता है, याद रखिएगा एकल गुणसूत्र वाला, एकल गुणसूत्र न सिंगल क्रोमोसोम डीएनए पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इसमें याद रखिएगा ठीक है इतना। आगे देखिए, इसमें कोशिका भित्ति, हाँ लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। नीचे लिख ही दिए थे, यहाँ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। आगे देखिए बाबू, इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। देखो एक लाइन में लिख दिया, इसमें क्या क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम और डीएनए, एकल डीएनए पाया जाता है। लेकिन इसमें कोशिका केंद्रक, इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली वाला, गोल्जी काय एनर्जी और प्रोटीन को ढोने वाला, एक जगह से संग्रहण करने वाला, ये चीज नहीं पाया जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है। तो एक ही लाइन में लिख दिया, याद रखना है आपको अपने जगह एक नोट बना के कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी काय नहीं पाया जाता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। आगे लिखा है इसमें कोशिका झिल्ली एकल विभेदित आकार में मिलता है जिसे मीसोसोम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा, एग्जाम में पूछा गया है, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में। कहता है कि इसमें किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कोशिका झिल्ली एक विभेदित
आकार में मिलता है, विशिष्ट रूप में मिलता है, उस विशिष्ट रूप यानी आकार को क्या कहते हैं? तो मीसोसोम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? मीसोसोम नाम दिया गया। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, मीसोसोम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मीसोसोम कैसा होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा आकार बना ही देता हूँ। जैसे कि ये जीवाणु इधर पूछ रहा था, ऐसे निकला रहता है, देखे ही होंगे आप। और नीचे में जो है ना एक ऐसे रहता है, इसी को कहते हैं मीसोसोम। इसी को कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली से चिपका रहता है। कोशिका झिल्ली अंदर वाला पार्ट है ना, उससे चिपका रहता है इस तरह से गोल करके ऐसे। इसी को कहते हैं मीसो या फिर ऐसे मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, ये है जीवाणु की स्ट्रक्चर बनाया, ये जीवाणु है। और ये सब आपका ये पूछ है, इसका ये रोअन निकला है, सब बताऊंगा इसका क्या नाम है। और अंदर कोशिका झिल्ली से ये चिपका रहता है एक विशेष आकार के रूप में, उसी को कहते हैं मीसोसोम। क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें कहता है कि इसमें कोशिका झिल्ली एकल विभेदित आकार में मिलता है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। और एक चीज लिखिएगा, अगला लिखिएगा, मैं आगे सट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें शोषण की क्रिया, प्रोकैरियोटिक में जो शोषण की क्रिया होता है वो होता है प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से। ये 8 नंबर में आप लिख सकते हैं शोषण। इसमें जो बाबू शोषण होता है ये होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है, जिसे आप कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो शोषण की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है। इतना आपको याद रखना है। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में। अगर आप प्रोकैरियोटिक के बारे में इतना कुछ याद रखते हैं तो विश्वास कीजिए कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में तो नहीं छूटेगा। कुछ हम बुक का ही सारा चीज़ है और कुछ है देख लेता हूँ जो आपको लिखाने लायक है। हाँ, एक चीज़ लिख लीजिएगा, इसमें जो कोशिका भित्ति पाया जाता है ना 9 नंबर में, कोशिका भित्ति सभी प्रोकैरियोटिक में, लिख लीजिएगा, ऐसे लिखा दिया हूँ, सभी प्रोकैरियोटिक मार्कर भी खत्म हो चुका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्म को छोड़कर। समझ में आया? यानी माइकोप्लाज्म किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो माइकोप्लाज्म कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक ऐसा समूह का एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो बना होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, और यूकैरियोटिक में सेलुलोज का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइकोप्लाज्म जो है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। बस आप इसको याद रखिएगा, इकलौता ये जीव है बेचारा, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक चीज और मैं लिखाना चाहूंगा, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, मैंने बताया था कोशिका द्रव, देखो कहीं लिखा है कोशिका द्रव, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव किस रूप में रहता है? मैट्रिक्स के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक कक्ष होता है और वो कक्ष 2 भागों में विभेदित रहता है, एक बाहरी कक्ष
एक भीतरी कक्ष ना, एक बाहरी कक्ष, एक भीतरी कक्ष, उसके बारे में आपको बताए हैं। आप उसको जरूर जाके देखिए वीडियो और बढ़िया से समझिए। तो उसी प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव होता है वो मैट्रिक्स के रूप में होता है, अर्थात कोशिका द्रव जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है। एक पॉइंट और आपको लिखना है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या, मार्कर जो इंक खत्म हो गया है ना इसीलिए। हाँ, मैं सामने से हट जाऊंगा तो थोड़ा डार्क दिखेगा, दिख रहा है। हाँ, एक पॉइंट और आपको लिखना है, लिख लीजिए। कहता है एकल गुणसूत्र वाला लिखा है, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए बाहर में पाए जाते हैं जिसे डीएनए वृत्तों में हाँ, एक चीज लिख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप लिख लीजिएगा इसको। कहता है जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा डीएनए वृत्त जीनोमिक, वृत्त यानी सर्कुलर डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं। इस डीएनए वृत्त को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में अच्छा से पढ़ाऊंगा, एक वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें लगभग 10 से 15 मिनट का, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्त को प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में इतना ही। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं और फिर उसके बाद दोनों में अंतर पढ़ लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानिए, ये क्या है, ये किस, इसमें कौन कौन से जीव जंतु और पेड़ पौधे पादप आते हैं। कहता है कि ये बड़े आकार के विकसित जीव जंतु एवं पादप होते हैं। जो भी विकसित और बड़े आकार के पेड़ पौधा जीव जंतु होता है उसके कोशिकाएं जो है वो विकसित होता है, वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। जैसे कवक हो गया, प्रोटिस्टा जगत के जीव जंतु हो गया, उच्च श्रेणी के विकसित जीव जंतु एवं पादप यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ पादप में, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु और पादप दोनों आते हैं। जो पादप होगा उसमें कोशिका भित्ति होगा और सेलुलोज का बना होगा, लेकिन इसमें जो जंतु होगा उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। वो तो पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। कोशिका भित्ति कहे तो सेल वॉल की बात होता है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है, उसके अंदर ही कोशिका झिल्ली होता है। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत वैसे पादप जो पेड़ पौधा होता है जो विकसित होता है, यूकैरियोटिक में तो सब विकसित ही होगा, विकसित पादप होता है, पादप कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, वो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी काय पाया जाता है और राइबोसोम जो है 80S टाइप का पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है जो कोशिका झिल्ली से झिल्लीदार आवरण से घिरा रहता है। कौन सा? केंद्रक। लाइसोसोम पाया जाता है जिसको आत्महत्या का थैली कहते हैं और इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। डीएनए ये एकल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में एकल गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन इसमें एकल नहीं रहता है, वो गुणित रहता है। एकल नहीं, डबल कहो, डीएनए पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जा का भंडार कहते हैं, यहाँ अधिक से अधिक ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में, आरटीसी एटीपी के रूप में, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। गोल्गी काय पाया जाता है जो प्रोटीन और ऊर्जा का परिवहन करता है, संवहन करता है। और राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो
80s टाइप का पाया जाता है। एस क्या है, इसका यूनिट है और ये बड़े आकार का होता है। ये पाया जाता है किसमें, यूकेरियोटिक में। इसको 3 नंबर को तो आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए 4 नंबर में लिखा गया है, इसमें लवक पाया जाता है। लवक कहे तो वर्णक ना, पेड़ पौधे की पत्तियां देखिएगा हरा, लाल, ब्लू, पीला, ये सब आकार के होते हैं। तो उसमें जैसे कि सेब का रंग लाल क्यों होता है, गाजर का रंग लाल क्यों होता है, पपीता पीला क्यों होता है, मिर्च हरी क्यों होती है, ये जो फल जो है, पेड़ पौधे की पत्तियां जो है, इसका जो कलर है वो लवक पर डिपेंड करता है। उसका भी एक वीडियो बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। प्याज का रंग लाल क्यों होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसमें एक वर्णक पाया जाता है, लवक पाया जाता है, जिसके कारण वो लाल, हरा, पीला दिखता है। तो यूकेरियोटिक के अंतर्गत वो पादप कोशिका होगा, उसमें लवक पाया जाता है। कैसा लवक, हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये हरा दिखता है ना। तो लवक पाया जाता है, हरित लवक भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी होगा और भी लवक होगा, वो पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में, किंतु जंतु कोशिका में नहीं। यूकेरियोटिक कोशिका में लवक पाया जाता है। किसमें लवक पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा, जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है ना। लेकिन जंतु कोशिका में यह लवक नहीं पाया जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में मैंने लिखा है, इसके जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। तारकाय का खोज किसने किया था, बोबरी ने किया था ना। उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिका में नहीं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूकेरियोटिक के अंतर्गत किसमें तारकाय पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूकेरियोटिक के अंतर्गत किसमें लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। तो ये रहा, इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक को समझा हमने, यूकेरियोटिक को अच्छे से समझा। अब इसके बाद जो हम समझने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर क्या है, ऐसे मैं बता देता हूं। अगर नहीं भी बताएंगे तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। जो चीज़ ये है इधर लिख देंगे और प्रोकैरियोटिक वाले को इधर लिख देंगे, वही दोनों अंतर हो गया है कि नहीं। फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जो टेबल देख रहे हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो पैरामेडिकल का एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग हो, नीट हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी, बीएसएससी, एसएससी, जेई, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है और उस साइंस में, साइंस रहेगा तो बायोलॉजी तो रहेगा ही, तो बायोलॉजी से यहाँ इस टेबल से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे आप प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अच्छे से पढ़ लिए हैं, मैंने बहुत सारा चीज़ डिटेल से बताया है। आज देखिए अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए हम 1 नंबर में यहाँ प्रोकैरियोटिक और सेकेंड में दूसरे यहाँ इधर यूकेरियोटिक को रखा है। आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे पादप भी आते हैं। मतलब जीव जंतु और पादप पेड़ पौधे का वर्गीकरण किया गया। कुछ विकसित जीव जंतु पादप थे, कुछ अविकसित थे, कुछ एक कोशिकीय थे, कुछ तो बहुकोशिकीय थे। उसमें अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के आधार पर किया गया था। जो विकसित था उसको यूकेरियोटिक में रखा गया, विकसित और बड़ा जीव जंतु और फिर पेड़ पौधे को यूकेरियोटिक में रखा गया था, और छोटे जीव जंतु और पादप को प्रोकैरियोटिक में रखा गया था। जहाँ यूकेरियोटिक को हमने पढ़ा ये विकसित थे और ये अविकसित था। जहाँ हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में विभाजन जो है, कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से होता है, जबकि यूकेरियोटिक में कोशिका विभाजन थोड़ा जटिल होता है, तेजी से नहीं होता है। तो चलिए अंतर देखिए। 10 अंतर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो 2-3 और अंतर कर सकते हैं जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले देखिए केंद्रक की बात करता हूँ। मैंने आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ाया, उसमें केंद्रक और केंद्रिका के बारे में बताया था ना। तो यहाँ पे केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक मैं इसीलिए बताया, अगर ये केंद्रक है तो केंद्रक के बाहर जो है झिल्ली युक्त एक आवरण होता है, ठीक है। तो सिर्फ केंद्रक की भी बात कर सकते हैं आप। हमने यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा कि केंद्रक के बाहर एक झिल्ली नुमा वातावरण होता है, आवरण होता है। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है।
अर्थात यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो झिल्ली नुमा केंद्रक होता है। उसके बाहरी आवरण में झिल्ली नुमा झिल्ली रहता है, आवरण रहता है, जिसको इसको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी वातावरण से। तो केंद्रक किस में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए सेकेंड नंबर बात कर रहे हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, चाहे वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, चाहे वह विकसित हो या अविकसित हो, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके बारे में भी पहले वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया। उसके बाद है बाबू कोशिका भित्ति, जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है, मैंने बताया था आपको कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो पादप होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, और वो उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले पादप समूह का पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो पादप समूह होता है उसका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो यूकैरियोटिक में जो जीव जंतु आएगा उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक में जो पादप होगा उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, और वो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किसका बना होता है? तो प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, यानी पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। 4 नंबर में हमने अंदर लिखा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली बोलिए या प्लाज्मा झिल्ली बोलिए। तो कोशिका झिल्ली जो है बाबू दोनों में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में पाया जाता है। ऐसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में जो भी जीव जंतु या पादप होगा उसमें भी कोशिका झिल्ली होगा, और यूकैरियोटिक में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, मतलब दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम के बारे में बताया था, इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। वो शक्तिशाली एंजाइम के कारण ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कभी कभी ये खुद फट जाता है, जिससे एंजाइम बाहर निकल जाता है, जिसके कारण इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसमें जो शक्तिशाली एंजाइम होता है वो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का टूट फूट होता है, कोशिका मर जाता है, गल जाता है, तो उसको साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बताया था, इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में लाइसोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ प्रोटीन जो बनता है बाबू बहुत अधिक मात्रा में। तो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80 टाइप का 80S है। ठीक है, ये इसका यूनिट है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि चाल का यूनिट क्या होता है तो बताओगे मीटर प्रति सेकेंड, उसी प्रकार से राइबोसोम जो ऊर्जा का निर्माण होता है राइबोसोम में, उसमें ऊर्जा प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक में। और 70S कैसे पाया जाता है पता है आपको? प्रोकैरियोटिक में जो 70S प्रोटीन पाया जाता है वो 2 टाइप में रहता है, एक 50S दूसरा 30S।
अब बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 50 और 30 को जोड़ने पे 80 हो जाता है, तो यहाँ पे 70 ही क्यों लिखा गया। तो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो दो भागों में बटा रहता है, 70S और 80S। इसको जब लिक्विड में पानी में डाला जाता है तो उसको नीचे बैठने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वो 70S पहले और 30S बाद में, मतलब इसकी गति ज़्यादा, इसका गति कम होता है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो 70S टाइप का बनता है। अब ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 80 पुर जाता है, 80 नहीं 70 ही होता है। ये ऐड होने के बाद नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को हम ऐड करके 70S पूरा देते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक में टोटल 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। याद रखना है, ये पूछ देता है कि राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S जबकि यूकेरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बाबू माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा भंडारण ने, यहाँ पे ऊर्जा अधिक मात्रा में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा गया है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ढेर सारा एनर्जी एटीपी के रूप में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेबस चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। कितना एटीपी, 38 एटीपी ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ढेर सारा बात मैंने बतलाया है, पहले वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। लेकिन जब बात होगी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, तो बाबू याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। बात करते हैं डीएनए का। देखिए केंद्रक में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र जिसको कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है और उस क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। इसका देखिए डीएनए के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। डबल हेलिक्स है, ठीक है। इसका खोज किसने किया, डबल हेलिक्स का खोज किसने किया, यहाँ पर भी विवादास्पद है, अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं करोगे, कहीं से पढ़े भी होंगे आप, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो डीएनए जो है दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है। यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। डीएनए जो है दोनों में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये एकल सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो एकल सेल के रूप में पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में डबल, ट्रिपल जो भी हो सकता है। अब गोल्जी इकाई की बात करते हैं। गोल्जी इकाई के बारे में मैंने बताया था आपको, ये क्या करता है, प्रोटीन और ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। अगर शरीर के किसी भाग का एनर्जी या प्रोटीन खत्म हो जाए तो वो दूसरे बॉडी के दूसरे स्थान से प्रोटीन और ऊर्जा को ढो कर लाता है और उस पार्ट को देता है जहां एनर्जी और प्रोटीन का खपत हो जाए। तो गोल्जी इकाई का काम यही है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा जिह्वा थक गया है, इसका एनर्जी और प्रोटीन खत्म होने लगा है, तो ये शरीर के दूसरे अंग से, दूसरे भाग से गोल्जी का एनर्जी और प्रोटीन को लेके आएगा और मुझे जी को, मेरे वाले जो जी थक गया है उस जी को प्रदान कर देगा। आप भी अगर दौड़ रहे हो तो आपका पैर बहुत ज़्यादा थक रहा है, यानी आपके पैर का जो है एनर्जी प्रोटीन खत्म होने लगा है, मतलब आप थोड़ा देर के बाद रुक जाओगे। तो गोल्जी क्या करता है, आपके उस शरीर से प्रोटीन और एनर्जी को ढो कर लाता है और पैर को दे देता है। इसका मतलब है गोल्जी इकाई क्या है, गोल्जी इकाई प्रोटीन और एनर्जी का श्रवण करता है या फिर परिवहन करता है। तो गोल्जी इकाई जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में पाया जाता है। बात करते हैं शोषण न, शोषण सांस लेना। तो प्रोकैरियोटिक में जो शोषण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली और इसी को कहते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। तो शोषण की जो क्रिया होती है दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से शोषण होता है और यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शोषण की क्रिया होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है
कि प्रोकैरियोटिक में शोषण किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है, यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है ना। और लास्ट है 11 नंबर में देखिएगा ER का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ER दो टाइप का होता है। ER आपको मैंने बताया था कि ER दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है SER जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे वसा और प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन का नहीं होता है, वसा का निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है, बनता है। स्मूथ मतलब चिकना अंतःद्रवी जालिका, इसको कहते हैं अंतःद्रवी जालिका हिंदी में, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका दो टाइप, एक होता है SER, S मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रवी जालिका जहाँ वसा और लिपिड का निर्माण होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका उसको कहते हैं RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुदरा यानी खरखरा टाइप का होता है पार्ट, एक भाग जहाँ पे राइबोसोम चिपका रहता है। राइबोसोम चिपका रहता है इसलिए खरखरा लगता है, खुरखुरा लगता है ना, खद्दर बिद्दर जैसे लगेगा टेढ़ा मेढ़ा करके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे राइबोसोम सटा रहता है, चिपका रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। जहाँ राइबोसोम रहेगा वहाँ तो प्रोटीन बनना ही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला भाग जो पार्ट जिसका हिस्सा रफ होता है वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम चिपका रहता है। तो बाबू मैं बात करता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। ये 10 अंतर आप याद रखिएगा। क्या क्या अंतर है? झिल्ली यानी केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। फिर कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। फिर कोशिका भित्ति दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज का। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो दोनों में होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में छोटे आकार का होता है, यानी 70S टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। DNA जो है दोनों में उपस्थित होता है। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है, अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। गोल्जी काय हो गया, शोषण की क्रिया दोनों में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बाबू प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। तो ये अंतर आप देख लिए। ये अंतर आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने टेलीग्राम के चैनल पे नोट अवेलेबल नहीं करवाया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 5 वीडियो बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको 5 PDF अवेलेबल करवा दूँगा। 5 PDF में आपका ये सारा नोट भी मिल जाएगा और 30-30, 35-35 क्वेश्चन भी है प्रत्येक सेट में। तो आप सारा क्वेश्चन जब पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको क्वेश्चन टिक लगाने में फ़ायदा होगा और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मन लगेगा, ठीक है।